आपने कभी ना कभी ये चीज जरूर नोटिस करी होगी कि इंडिया के अंदर हर एक कोने में, हर एक राज्य में आपको डस्ट देखने को मिलती है, चाहे वो आपके घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो। क्या आप जानते हो कि एक्चुअल में कारण क्या है कि जिसकी वजह से हमें हर एक कोने में डस्ट देखने को मिलती है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। थार डेजर्ट के सैंडस्टॉर्म से लेकर दिल्ली की धूल भरी कंस्ट्रक्शन साइट तक हम देखेंगे हर वो जगह जिसकी वजह से ये धूल की प्रॉब्लम होती है। यकीन मानिए ये सिर्फ कच्चे रास्तों की वजह से नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्वियस रीजन की, यानी कि जियोग्राफिकल रीजन। इंडिया की लोकेशन नेचुरली ही ऐसी है जो कि इसको धूल भरा बना देती है। सबसे पहले आता है थार डेजर्ट, जो कि 2 लाख किलोमीटर राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डरों से सटा हुआ है। ये बड़ा डेजर्ट सिर्फ अपने ही एरिया में सैंड को नहीं रखता है, बल्कि गर्मियों के महीने में जब यहाँ पर तूफान आता है तो ये अपने धूल के कणों को 100 किलोमीटर तक पहुंचा देता है। जैसे कि दिल्ली, जयपुर और ऐसी कई सारी प्लेन वाली इलाकों में ये अपनी धूल को पहुंचा देता है। लेकिन सिर्फ थार ही एक रीजन नहीं है, इंडिया में और भी सूखे और आधे सूखे रीजन मौजूद है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इनके कई सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि सूखे पड़े हुए। इन एरिया में हल्की सूखी मिट्टी होती है जो कि हवा आने पर आसानी से उड़ जाती है। फिर आता है इंडिको जेनेटिक प्लेन, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानों में से एक। ये मिट्टी उपजाऊ तो होती है, लेकिन ये सूखे पड़े रहने पर ये काफी ज्यादा हल्की होती है, जो कि हवा में आसानी से उड़ जाती है। इंडिया का ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एक्सट्रीम मौसम में फर्क लाता है। कभी तेज बारिश होती है तो कभी लंबे समय तक सूखा रहता है। ड्राई सीजन जो कि कई जगहों पर 8 से 9 महीने तक होता है और वहाँ पर एक भी टाइम पर बारिश नहीं पड़ती, जिसकी वजह से धूल सरफेस पे नहीं बैठ पाती है और मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी हो जाती है, और जिसके बाद ये उड़ने के लिए तैयार रहती है। मानसून सीजन इंडिया के लिए वरदान भी है, लेकिन वही धूल का एक बहुत बड़ा कारण भी है। बताता हूँ कैसे। मानसून के दौरान तेज बारिश मिट्टी को पकड़ के रखती है और उसमें पौधे उगाती है जो कि जमीन को पकड़ के रखते हैं। लेकिन जब बारिश बंद हो जाती है तब कई सारी चीजें एक साथ होती है। सबसे पहले किसान तो अपनी खेतों को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। इसमें खेती की जमीन को हल चलाकर पलटा जाता है ताकि जो नई मिट्टी है वो ऊपर आ सके। दूसरा है नदी तालाब का सूख जाना। जब मानसून का मौसम होता है तो नदी में बहुत ज्यादा पानी होता है, और जब मानसून खत्म हो जाता है तो ये पानी नीचे चले जाता है और उसके बाद पड़ने वाली धूप उस मिट्टी को सुखा देती है और उसके बाद वो हवा में उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और तीसरा है पौधे मुरझाने लग जाते हैं पानी न मिलने की वजह से। जब जमीन के अंदर पानी न मिलने की वजह से जो पौधे की जड़ें होती है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाती है और उड़ने के लिए तैयार रहती है। और फिर मानसून के बाद जो तेज और सूखी हवाएं चलती है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है धूल को उड़ाने के लिए। और ये हवाएं इतनी तेज होती है कि ये धूल को एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंचा देती है। अभी तक हमको लग रहा था कि ये सारी धूल और मिट्टी से प्रकृति ही कर रही है, लेकिन एक्चुअल में इससे बहुत बड़ा कारण है सिटीज का बनना। जब इंडिया के अंदर लोग गाँव से पलायन करके शहरों में चले जाते हैं जॉब और स्कूल पढ़ने के लिए, तब नए नए घरों की जरूरत होती है, नई नई सड़कों की जरूरत होती है और नए नए मेट्रो की जरूरत होती है, जिसको बनाया जाता है। जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वो एक छोटा सा धूल की फैक्ट्री बन जाती है। विकसित देशों में जब कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा होता है तो वहाँ पर धूल को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है ताकि वो उस जगह से कहीं और ना जाए। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन लगातार चलता रहता है और इंडिया के अंदर धूल को कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय या फिर कोई नियम ही नहीं बने हुए। फिर आता है ट्रैफिक। इंडिया के अंदर 30 करोड़ से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद है, लेकिन इंडिया में काफी सारी रोड अभी भी ऐसी मौजूद है जो कि कच्ची है। एक बार गाड़ी चलती है तो वो काफी सारी धूल को उड़ा देती है। गाँव में जहाँ पर 65% लोग रहते हैं वहाँ पर रोड आज भी कच्ची है और सूखे मौसम में ये धूल का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। और सबसे आखिरी खेती बाड़ी में जलाने का काम। पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई के बाद पराली बच जाती है तो किसान उसको जला देते हैं, जिससे कि बड़ा धूल और क्लाउड का एक स्मोक बन जाता है और इससे नॉर्थ इंडिया की जो हवाएं हैं वो प्रभावित होती है। क्लाइमेट चेंज भी इंडिया की जो धूल की प्रॉब्लम है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा पानी सूख जाता है और ज्यादा पानी सूख जाने की वजह से जो मिट्टी होती है वो गीली नहीं रह पाती है, और जहाँ पर आधा सूखा आधी नमी रहती थी वहाँ पे पूरी तरह से सूखा पड़ जाता है। और ऐसे में जो धूल के कण होते हैं वो पूरी तरह से सूख जाते हैं और उसके बाद एक छोटी सी हवा और धूल उड़ने लग जाती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता चला जा रहा है, और पहले जो रेतीले तूफान आते थे वो आज और भी ज्यादा दुगनी रफ्तार से आने लगे। हाल ही में राजस्थान की धूल की आंधी बंगाल तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे जमीन का बंजर होना बढ़ रहा है। इंडिया की 9.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन खराब हो चुकी है, जो कि देश का लगभग 30% है। ये जो बंजर जमीन है ये धूल को और भी ज्यादा बनाने लग जाती है।
कई जगह पर पानी की जो समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जब पानी नहीं होता है तो ना ही कोई इरिगेशन होता है, ना ही कोई धूल को रोकने के लिए कोई उपाय होता है। इंडिया की धूल की प्रॉब्लम में कुछ सांस्कृतिक, कुछ आर्थिक वजह भी है। इंडिया में अक्सर सफाई सूखे झाड़ू के साथ होती है, पानी के साथ नहीं। पानी की कमी की वजह से ये जरूरी लगता है कि पानी का वेस्ट क्यों करना झाड़ू मारकर, और इसी वजह से हम सूखे झाड़ू से सफाई करते हैं। लेकिन ये धूल को हटाता नहीं है बल्कि उड़ा देता है। कई शहरों का जो लेआउट है वो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से बना ही नहीं था। छोटी गलियां, कम पेड़ पौधे और पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ये धूल को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हमारा जो देश है वो अभी विकासशील है और इसी की वजह से लोग इस चीजों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि सबका ध्यान रहता है रोटी, कपड़ा और मकान पर, और इसी वजह से धूल को रोकने का तरीका पीछे छूट जाता है। पब्लिक अभी धूल से होने वाली बीमारियों से अवेयर हो रही है। दूसरे देशों में जहाँ हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए धूल को कंट्रोल करना जरूरी माना जाता है, वहीं इंडिया के अंदर ये सोच अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। हमारी हेल्थ पर इसका असर यानी कि जो धूल का असर है वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। PM 2.5 और PM 10 ये जो कण होते हैं ये हमारे लंग्स में आसानी से पहुंच जाते हैं, और लंग्स में पहुंचने के बाद ये हमारे खून तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जगह यही है, हमारे ब्लड में। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी यूज किए जा रहे हैं। कुछ शहरों में कंस्ट्रक्शन साइट को ग्रीन कलर की पन्नी से ढकने के आदेश दिए गए और साथ ही उस एरिया में पानी का छिड़काव करने के लिए भी कहा गया ताकि धूल के जो कण हैं वो उड़े न। कई शहरों में हाईवे के किनारे और हाईवे के बीच में जो डिवाइडर होता है उसमें पेड़ पौधों को लगाया जा रहा है ताकि इस धूल को कंट्रोल किया जा सके, और गाँव की जो कच्ची रोडें हैं उनको भी पक्का किया जा रहा है ताकि इस धूल की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। और किसानों को अपनी पराली जलाने की बजाय उनको नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं, जैसे कि हैप्पी सीडर यूज करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए नए नए सिस्टम लगाए जा रहे हैं और साथ ही एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नए नए कानून भी लाए जा रहे हैं। अब बारी आती है कंक्लूजन की। तो इंडिया इतना धूल भरा क्यों है? ये एक कॉम्बिनेशन है लोकेशन, क्लाइमेट, डेवलपमेंट और हमारे पुराने तरीकों का। थार डेजर्ट से लेकर नए बन रहे शहरों तक, खेती से लेकर क्लाइमेट तक, ये सब कुछ एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है और धीरे धीरे इंडिया अपनी धूल को कंट्रोल करना सीख रहा है। ये प्रॉब्लम मुश्किल तो है, लेकिन इसको समझना हमारा पहला कदम है साफ हवा की ओर। आपका धूल के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।